विनायक सेन को आप जानते हैं कि विनायक सेन खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और झारखंड छत्तीसगढ़ PUCL के महासचिव भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो एक नए तरह का प्रयोग समाज में शुरू हुआ है कि जो आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसान और मजदूरों के लिए सिविक सोसाइटी का, पढ़े लिखे हुए समाज का आदमी खड़ा होगा, जो उनकी तरफदारी करेगा, उनकी पैरोकारी करेगा, उनकी मांग को संसद से लेकर अदालतों तक अपनी भाषा और अपने तर्ज में बताने की कोशिश करेगा। हम उसको शिकार बनाएंगे और उस शिकार बनाने के बहुत सारे नमूने हैं, जिसमें सबसे खराब नमूना जो शासन सत्ता का उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि आप प्रिजनर्स राइट पे बात को केंद्रित करने की बात करेंगे, जो कि आप जेलों में बंद लोगों की रिहाई की बात करेंगे, तो उस रिहाई की बात करने वालों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। हमारे सामने दो नजीरे हैं सीमा के पहले भी। एक शोएब भाई यहाँ पर बैठे हैं, दूसरे जमाल साहब यहाँ पर बैठे हैं। शोएब भाई अपनी कहानी खुद नहीं बताते, या कितना बताया होगा कल मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ऐसा आदमी जो नौजवानी के दिनों में लोहिया के समाजवाद का झंडा लेकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिस्ट्रिकेट किया गया हो छात्र आंदोलन में अपनी शिरकत, अपनी हिस्सेदारी के लिए, एक ऐसा शख्स जो इमरजेंसी के दौरान तानाशाही के खिलाफ बोलने के लिए जेल में रहा हो, वो अगर सिर्फ अल्पसंख्यक कुछ नौजवानों के उस हक हकूक की बात, उसके नागरिक आजादी की बात इस लहजे में उठा रहा है कि आतंकवादी है तो उनको फांसी दी जा सकती है, लेकिन अगर ये आतंकवादी नहीं है तो जेल में एक भी दिन रखना सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से जुर्म है और उसका मुआवजा इनको मिलना चाहिए और उसकी जवाबदेही पुलिस और सरकार की होनी चाहिए। और अगर कोई आतंकवादी है भी तो उसके नाम पर पूरे कौम को आप आतंकवादी घोषित करने का जो मीडिया प्रयास कर रहे हैं वो भी बंद होना चाहिए। शोएब साहब के साथ क्या हुआ लखनऊ की अदालत में, हरदोई की अदालत में, बाराबंकी की अदालत में, किस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों ने इनका बैंड फाड़ा, इनका गाउन फाड़ा। हरी अदालत के सामने इनसे कहा गया कि आप नारा लगाइए पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर 70 साल तक इस देश की सरजमी में, इस देश की माटी में अपनी मोहब्बत का सारा सबूत पेश करने के बाद अगर एक हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए लफंगे और अपराधी वकीलों के समूह के सामने उसके दबाव में कहना पड़े पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो सवाल ये उठता है कि यह देश ऐसे लोगों के लिए रहने लायक है कि नहीं, यह देश उनके लिए रहने लायक है कि नहीं जो वाकई इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस देश के इतिहास, इस देश की धर्म और नैतिकता से प्यार करते हैं। क्या संविधान इतना कमजोर है कि शोएब साहब का गाउन फाड़ दिया जाए और सामने अदालत बैठी हो, एक नोटिस भी न ले। कोलिन साहब ने जब इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ले गए हमारे मध्य प्रदेश के एक और साथी की लड़ाई के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बार काउंसिल में इस पूरे घटना की जांच किया जाए और बार काउंसिल इसमें कार्यवाही करे। तो सारी सांप्रदायिक शक्तियों ने इनके सामने घोषणा टेका, माफी मांगा, पश्चाताप किया और शोएब साहब अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए। जमाल भाई हम लोग गए थे फैजाबाद में जेल में वो लड़के रह रहे थे क्योंकि सीमा आजाद। विनायक सेन को मीडिया ने ज्यादा जगह दिया, लेकिन उस मुस्लिम नौजवानों को कोई जगह नहीं मिलता। अखबारों में जो आज सैकड़ों की संख्या में जेलों में बंद हैं, अगर मिलता है तो उनको फला ब्लास्ट का मास्टर माइंड, फला उसका तार अलकायदा से जुड़ा, उनका तार किस अंसार से जुड़ा, इस रूप में उनको पेश किया जाता हो। मड़िहाओं के लड़के हों, चाहे जौनपुर के, चाहे आजमगढ़ के, चाहे प्रतापगढ़ के लड़के हों, उनको मीडिया में किसी ह्यूमन राइट डिफेंडर की तरह से नहीं प्रस्तुत किया जाता। उनके लिए जब जमाल साहब वकालतनामा भर के वो दाखिल किए थे, हम लोग चूंकि गवाह हैं, हम लोग इलाहाबाद में सम्मेलन करके फैजाबाद गए थे उन लड़कों की तरफ से वकालतनामा दाखिल करने। इनका पूरा चैम्बर जला दिया गया, इनकी चौकी फूंक दी गई, बार काउंसिल से इनकी सदस्यता खत्म
कर दी गई, धमकी दी गई कि आप किसी अदालत में किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते और आपको इस परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर में जब शोएब भाई जैसा अति सम्मानित, अति वरिष्ठ आदमी, जमाल भाई जैसे नौजवान के साथ यह बर्ताव हो रहा है, तो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जैसे मोर्चे के वजूद की जरूरत क्या है, हमारी भूमिका क्या है, ये हमें इस तरह के सम्मेलनों में इसीलिए तय करना है। हम उनके लिए लड़ते हैं जो न्याय की परिभाषा नहीं जानते, जो आर्थिक सामाजिक कारणों से अदालत की चौखट तक अपना कदम नहीं रख सकते। हम उन दलितों के लिए लड़ते हैं जिनको अभी तक ये एहसास नहीं कि उनको मां बहन की गाली दिया जाएगा तो ये कानून में दंड होता है, क्योंकि सामंती उच्च जातियों का जो पूरा सामाजिक आधार है उसने बनाया कि दलित को गाली देने से दलित का अपमान नहीं होता, दलित के साथ सामाजिक भेदभाव करने से उसका कोई अपमान नहीं होता, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण बड़े लोगों को छोटे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने का हक देता है। ये धर्म, ये वेद, ये रामायण, यह संस्कृत के तमाम जो आधार हैं उनको इस तरह नैतिक अधिकार देते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ऐसे समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हुए दलितों के सामाजिक भेदभाव को अपनी ताकत से, अपनी हैसियत से, अपने आत्मविश्वास से अदालतों तक ले जाता है। और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क थोड़ा सा इसका और संगठनों से भिन्न है साथियों, कि हम सिर्फ अदालत में अर्जी देने वाले संस्था के मेंबर नहीं हैं। हमारे साथी बैठी हैं दिल्ली से, मैं नाम भूल जाता हूँ, हम लोग को बहुत इन्होंने इंस्पायर किया दलित राइट्स से, हेमलता जी। इन लोगों ने एक बड़ा महाज खड़ा किया, आंदोलन खड़ा किया सफाई कर्मचारियों पर। मेन होल में जो लोग चले जाते हैं और उसके बाद उनकी लाश निकाली जाती है सुअर और कुत्ते के लाश की तरह, उसकी फोटोएं चूंकि अखबारों में इस तरह छपती है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और उनको उसी तरह से घसीट कर फेंका जाता है। उनके लिए हेमलता जी और उनके संगठन के लोग जब कोई जंतर मंतर से लेकर गोल्फ क्लब तक कोई आंदोलन करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का झंडा भी इनके झंडे के साथ शामिल है, उसका परचम भी इनके परचम के साथ शामिल है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क इस मामले में बाकी संगठनों से फर्क है कि हम अदालत में अर्जी और पर्ची देने वाले वकील नहीं, अदालत के बाहर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें दिए जो अधिकार दिए उसको पाने के लिए अगर कोई भी लड़ाई चलती है, चाहे वो लालगढ़ में हो, चाहे वो पासगो में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे दंतेवाड़ा में हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर बलिया से गाजियाबाद तक हो, हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथी उस लड़ाई में शिरकत करें। पूरे बुंदेलखंड में भुखमरी है, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। सैयद अली मंजर हमारे वहां के बाहर के पदाधिकारी भी रहे हैं। यह उस तरह के वकील नहीं रहे कि भूख से मरने वाले परिवार के लोग इनके चौकी बस्ते पर आवे, यह कागज समझे और उनका मुकदमा दायर करें। यह उस तरह के लोग हैं जो ये सुनते हैं सैटरडे संडे में अगर छुट्टी है तो बांदा छोड़कर चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बुरई, जालौन जाने की कोशिश करते हैं, उन परिवार के साथ बैठकर उनके दर्द दुख दर्द में हिस्सा बटाते हैं। तब उनको विश्वास होता है कि हमको एक ऐसा वकील मिलने जा रहा है जो हमारे कागज का पैसा भी नहीं मांगेगा, हमको टिकट और टाइम का पैसा भी नहीं मांगेगा। और तब हम एक शोषित समाज से, एक उपेक्षित समाज से, एक दमित समाज से अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कल का सम्मेलन जो इलाहाबाद में हुआ यही संदेश लेकर निकला कि दो तरह के लोग हमारे जेलों में हैं। एक तो स्पेशल कानून है जिसको आप टाडा कहते थे, जिसको आप कोटा कहते थे, जिसको आप यूएपीए कहते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है, जिसको आर्म फोर्सेज स्पेशल आफ्सा कहा जाता है, जिसको जो कश्मीर में लागू है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में लागू है, जो झारखंड से लेकर उत्तराखंड और पूरे छत्तीसगढ़ तक लागू है, उसको खत्म किया जाए और उसके तहत जो लोग भी जेलों में बंद है उसको रिहा किया जाए। उसमें कुछ स्पेशल लोग भी बंद है, स्पेशल पावर के स्पेशल डिटेनीज हैं।
उस स्पेशल में विनायक सेन भी थे, उसमें सीमा आजाद भी थे, उसमें और भी साथी थे जो मीडिया और सामाजिक क्षेत्रों में जिनकी दखल है। लेकिन अगर आप जेल में रहे, हम लोग छात्र आंदोलन में बहुत बार जेल गए, जेल में जाइए या ऐसे मिलाई करने जाए तो आपको पता चलेगा कि एक जो नॉन स्पेशल कानून है, जैसे आईपीसी है, आईपीसी की धाराओं ने जेल को भर दिया, जेल को लबालब भर दिया। जैसे अब बारिश शुरू हुई है तो आप पढ़ेंगे कि कानपुर में जमुना खतरा के निशान से ऊपर, तो जेल की जो पूरी आबादी खतरे के निशान से ऊपर स्पेशल पावर एक्ट के बंदियों से नहीं हुई है, वो आईपीसी की धाराओं के बंदियों से हुई है। 69% लोग उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के जेलों में अंडर ट्रायल्स है, जो मामूली धाराओं में जेल में बंद है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर, रिक्शावान, ठेला चलाने वाले, होटल चलाने वाले, जिनको जगह जगह की पुलिस फर्जी अपराधों में बंद करके जेल में डाल देती है। महीनों उनके परिवार वाले नहीं जान पाते कि वो मर गया या भाग गया या गायब हो गया, विक्षिप्त हो गया, और पता चलता है कि वो नैनी में और बनारस में और फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद की जेल में बंद है। उसके पास कोई वकील नहीं है, उसके हक की रक्षा कौन करेगा? सीमा आजाद को तो हम जान गए, विनायक सेन को हम जान गए, और बहुत बड़े, बहुत नारायण सन्याल और कौन कौन सारे लोग इनको हम जान गए। लेकिन जिनकी कोई चेहरे पर, जिनका कोई नाम नहीं लिखा, जिनके माथे पे कोई इबारत नहीं लिखी है, जो हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद है और गरीब हैं और सामाजिक रूप से भी पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित जातियों से, आदिवासी समाज से आए हैं, उनके भी रिहाई और उनके भी बंदी जीवन से छुटकारा देने का अधिकार का जिम्मा हमको लेना पड़ेगा। जब विनायक सेन छूटे, जब विनायक सेन रिहाई मंच का काम पूरा हुआ, तो सरकार के अखबारों में आया कि विनायक सेन के ही धारा में वही 3 प्रांत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलाकर करीब 1100 आदिवासी बंद हैं और उनके लिए कोई पहल नहीं हो रही, उनके लिए कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया जा रहा जिसमें वो सूची तैयार हो। तो और यह मांग किया है, हम लोग इस देश की सबसे बड़ी अदालत से जाकर यह मांग करें कि विनायक सेन को अगर छूटने का अधिकार है तो उन आदिवासियों को भी छूटने का अधिकार भारत के संविधान से मिलना चाहिए। हमारा ये जो आप बैनर देख रहे हैं, उसको बैनर को निर्माण करने का हमारा उद्देश्य यही है कि जिनके नाम नहीं है, जिनका कोई पता नहीं होता, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, जिनकी कोई पहचान नहीं होती, जिनका कोई मकान नहीं होता, जिनके कोई मोबाइल नंबर नहीं होते, जिनका कोई ITR नहीं होता, जिनका कोई पैन कार्ड नहीं होता, समाज के उन लोगों के, उन बंदियों की रिहाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और इसीलिए कोलिन ने आपको बताया होगा कि हम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जाल बुनना चाहते हैं एडवोकेट्स और एक्टिविस्ट का। शुक्ला जी ट्रेड यूनियन के बहुत जुझारू क्रांतिकारी साथी रहे, ये उस दर्द को समझते हैं। जब टेक्सटाइल हड़ताल थी, आज से 25-30 साल पहले, तो कॉलिन बॉम्बे से इलाहाबाद कानपुर आए थे, तो इन्हीं लोगों के भरोसे आए थे, इन्हीं लोगों के घरों में 20 दिन रहे। वो खुद कॉलिन दत्ता सामंत के टेक्सटाइल मूवमेंट में गए, तभी उनको पता चला कि इंजीनियर बनने से बेहतर है कि वकालत करके इन लोगों की लड़ाई लड़ी जाए। तो शुक्ला जी उस बुनियाद को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका, जो कॉलिन साहब आज इतना बड़ा पूरे देश में जिनका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उनको कॉलिन गोंसाल्विस बनाने में हमारे विष्णु शुक्ला जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ट्रेड यूनियन को समझाने और दिखाने का काम इन्होंने किया था। और इसीलिए कानपुर में यह जो सम्मेलन हो रहा है, इसका बहुत मतलब, कानपुर को डाइंग सिटी कहते हैं। एक बार कलकत्ता को राजीव गांधी ने डाइंग सिटी कर दिया तो कलकत्ता में बगावत हो गई थी, लेकिन कानपुर को आप रोज डाइंग सिटी कहते रहिए, कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कानपुर ने मजदूर आंदोलन को बहुत बड़ा दिशा दिया। कानपुर में हम लोग छोटे थे तो एक SM बनर्जी हुआ करते थे, आज जाति और क्षेत्र का इतनी गंदगी और गलाजत फैल गई। SM बनर्जी 5 बार शायद सांसद रहे या 4 बार रहे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि SM बनर्जी किस जात के हैं या उनके जात के कानपुर में कितने वोटर थे। लाल झंडे का इतना असर था यहाँ पर, मजदूरों की इतनी बड़ी ताकत थी, हिंदू मुसलमान की एक जहियत की इतनी बड़ी बुनियाद थी यहाँ पर,
कि वो सारी दीवारें, सारी सरहदें छोटी पड़ जाती थी। उस कानपुर में अगर ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के लिए कॉमरेड विष्णु शुक्ला जी ने हम लोग को आमंत्रित किया है, तो जरूर हम उस मंजिल हमको दिखाई पड़ रही है जहां उन बंदियों की रक्षा, उनके रिहाई के लिए एक नेटवर्क बनाने में सफल हो जाएंगे, जिसकी आज जरूरत हम महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को भी साथ लेकर बहुत बड़ा काम करने का अभियान किया है, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं। हम लोग की हमारी साथी यहाँ पर आई, नाम भूल जा रहा मुझे, हमारा नाम स्मृति कार्तिकेय, ये इस साल कोऑर्डिनेटर थी। हम चाहे इधर आइए, आप इनकी भी आप स्वागत करिए कि इन्होंने 50 विद्यार्थियों को जो है, आप देख लीजिए, छोटे दिखती नहीं है ये, 50 विद्यार्थियों को कम से कम 7-8 PIS गरीबों के हक में इन्होंने खुद ड्राफ्ट कराया, तैयार कराया। तो हम लोग की सेना की, हम लोग की पैदल सेना बहुत बड़ी है, उसमें इस तरह के बहुत महंगे विश्वविद्यालयों के लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो गरीबों के बीच में, तो जो मजदूरों की बस्तियों में, जो सफाई कर्मचारियों की झोपड़ियों में, जिनको हम लोग मई जून जुलाई में रखते हैं और उनके अधिकारों का पूरा दस्तावेज तैयार कराते हैं। तो हम चाहेंगे कि एमी इनको भी 2 मिनट आप मौका दीजिएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं फिलहाल इतने ही अपनी बात रख रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि सारे लोग और ये जान जाइए कि HRLL में इस बात की कोई बहुत गुंजाइश नहीं है कि हम सांप्रदायिक हैं कि सेकुलर हैं। हम हमारी सेकुलरिज्म से हम कोई समझौता नहीं करते, हमारी नेशनलिज्म से हम कोई समझौता नहीं। हम दलित, आदिवासी, महिला, बच्चे, गरीब, किसान, मजदूर के सवाल पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम महिलाओं के खिलाफ, पुरुषों के लिए कभी किसी मुकदमे में नहीं खड़ा होते। हम गरीबों के खिलाफ, अमीरों के मुकदमे में नहीं खड़ा होते हैं। हम मजदूरों के खिलाफ, मालिकों के कोई वकालतनामा नहीं स्वीकार करते। हमारे कुछ बुनियादी उसूल हैं जिसपे हम टिकने और रुकने का काम करते हैं और समझते हैं। सुमन जी किधर गए? हाँ, सुमन जी जैसे लोग हम लोग बहुत इंस्पायर किए। हम लोग इनसे बहुत जूनियर थे, स्टूडेंट मूवमेंट में भी और इस पूरे लॉयर्स मूवमेंट में भी। तो ये सारे लोग हैं जिनके अगुवाई में हम समझते हैं कि ये कारवां ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का तारिक अदीब साहब हैं तो दिल्ली में, लेकिन यूपी में ही इनकी सारी जड़ें हैं। और 1500 स्टूडेंट्स को इन्होंने इकट्ठा किया था जब हम लोग गए थे। और उस 1500 में मुस्लिम इलाके के मुस्लिम कॉलेज में 70% लड़कियां थी। तो इस तरह का विश्वास जो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क को मिलता है, लोग कहते हैं मुस्लिम लड़कियां कहीं जाती नहीं और ये करती हैं, पर्दा और रोका जाता है। 70% लड़कियों को इकट्ठा किए। तो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के प्रति समाज में एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव रिस्पांस। हम जहाँ जाते हैं हमारी एक पहचान है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से जो संदेश जाए कानपुर से, उसमें कम से कम बंदियों के सवाल पर सिर्फ बड़े बड़े लोगों का नहीं, जिनके नाम, पते और मोबाइल नंबर से, जो आम आदमी है, जो मजदूर तबका है, जो गरीब रिक्शावान है, उसको जेल से बाहर कैसे निकालें, उसके हक हकूक को कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए हम एक ठोस फैसला लेकर यहाँ निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी कि आप यहाँ आए। आप लोगों के बीच में ये बात कही थी कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मसला आएगा तो हम लोग उसको जो है पूरी तरीके से शुरू से आखिर तक पूरी मुस्तैदी से करेंगे और उसमें जो आने वाले खर्चे हैं या जो जरूरतें हैं उन सबको पूरा करेंगे। राय साहब ने उसी की तरफ और मजबूती प्रदान करते हुए उसको बिल्कुल जिला और इकाई स्तर पर ले जाने की बात कही। हम उनके आभारी हैं कि उनके जैसे प्रतिबद्ध लोग, उनके जैसे जुड़े हुए लोग अगर इस संगठन से, इस विचारधारा से जुड़े हैं तभी ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और बहुत पहले इनको आने के लिए मैं अनुरोध करता रहा, आज ये आए, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच एडवोकेट सुमन साहब हैं, वो आवें और अपनी बात आपके बीच में रखें। अब्बास साहब, सुलेमान साहब, जमाल साहब और मंच के ऊपर बैठे हुए साहब, संघर्ष को
विजय का इतिहास बनता है, तभी आपके पास सफलता रहेगी। और जो छोटे छोटे सवाल हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, मैं कानपुर से ही अपनी बात शुरू कर रहा हूं। कानपुर का एक आदमी नाम था इशरत कालिया। बाराबंकी अपनी ससुराल गया और वहां के कोतवाल ने रात को उसको पकड़ के लाके एनकाउंटर कर दिया। हम लोगों का कोई मतलब नहीं, वकालत में नए नया है और इसके ऊपर विरोध शुरू हुआ। विरोध हुआ तो लाश का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। कोतवाल साहब जेल जाते हुए बचे। अगर आपके इशरत कालिया का वकील बिक न गया होता तो पूरी फोर्स जेल में होती। और धीरे धीरे हम लोगों का उत्साह बढ़ा और आज लगभग 10 सालों से बाराबंकी में एनकाउंटर नाम की कोई चीज नहीं है। ये बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ में होता है, जौनपुर में होता है, फैजाबाद में होता है, अगल बगल में बहुत होता है, लेकिन बाराबंकी में नहीं होता, क्योंकि तमाम सारे पुलिस वालों को जेल जाना पड़ा। तमाम सारे लोग अभी